बिजनेस मॉडल एंड सेक्टर ही इतने ही इम्पोर्टेंट होता है कोई Right. कंपनी को जज करने Right. ऐसे कौन से 3 सेक्टर है जो आपको लगता है कि इन द कमिंग 4-5 मंथ्स इम्पोर्टेंस होगा या उनमें रैली दिखेगी? 3 सेक्टर्स जो मैं अलग बताता हूँ सब्जेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, चाइना और यूएसए और इंडिया, इन तीनों का आपस में जो खिचड़ी पकती रहती है डेली बेसिस पे, उसको ट्रैक करते करते टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड मेटल। Hello guys, welcome back to Bharatma Talks. Today in the 4th episode, we have Mr. Anmol Sharma here, who is the founder and CEO of Finlight, and he's also a very renowned financial educator. So, hello Mr. Anmol. Thank you so much for inviting, and I'm looking forward to this podcast. Yeah, thanks for coming over here. So, starting with, you've done BTech, and then now you're a professional trader and investor. So, how is this a sudden change in your life? How did this occur to you? ओके सो मैं थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा. सो आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम NIT जलंधर एंड गोइंग फॉरवर्ड लाइक मैं शुरू से ही टॉपर टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ, लाइक फर्स्ट बेंचर और ऐसे 90+ स्कोर करने वाला बच्चा. तो द ओनली करियर ऑप्शन दैट आई हैड इन माई माइंड वॉज इंजीनियरिंग. तो 11-12 के बाद वही मैंने थोड़ा प्रेप किया उसका, एंड समहाउ आई क्लियर JEE मेंस एंड एडवांस. तो चलो एडवांस में रैंकिंग की वजह से रह गया, बट येस समहाउ आई लैंडेड अप इन NIT. एंड देन वहाँ से कॉलेज का मेरा जर्नी वॉज कि मुझे अच्छा थोड़ा करिकुलम में करना है, एकेडमिक्स में अच्छा करना है, एंड आई हैव टू गेट इन टू प्लेसमेंट्स बिकॉज फैमिली बैकग्राउंड वॉज वेरी हम्बल. तो एक सेफर ऑप्शन जॉब हो जाता है. बट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज ओनली, थोड़ा बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द कॉलेज एंड बिकॉज ऑफ द सीनियर्स एनवायरनमेंट, एंड क्योंकि वहाँ के बच्चे भी मेरे कॉलेज के बच्चे, मेरे जो आसपास के साथ के बच्चे थे, दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ न्यू स्टफ्स. सीनियर लोग अपना अपना कुछ स्टार्टअप्स कर रहे थे. तो देन वहाँ से मुझे कुछ लगा कि यार स्टार्टअप क्या चीज़ होती है, या खुद अपना भी हम कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं. तो आई स्टार्टेड रीडिंग सम बुक्स विच वॉज सोली ऑन एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के ऊपर. तो वहाँ से मुझे एक थोड़ा अलग ही फैसिनेशन लगा कि कॉलेज में जाके कुछ अपना करना है. तो वहाँ से एक थोड़ा सीड आया मेरे अंदर कि यस आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. एंड इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते एक स्टार्टअप के ऊपर काम करने चालू कर दिया था, विच वॉज माई ओन स्टार्टअप, जो कि एक सर्विस गिविंग प्लेटफॉर्म था, जस्ट लाइक अर्बन कंपनी जो आज कर रही है. तो वी सेटअप अ ऐप और वेबसाइट हमने बनाई, एक इकोसिस्टम बनाया वेयर वी वर लाइक एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स, रिपेयर के, AC रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, ये सारे ऑर्डर्स हम लोग लेते थे. तो कॉलेज और आसपास के जलंधर का जो इकोसिस्टम था उसको हमने डिजिटाइज कर दिया था. देन उसके बाद ये क्या हुआ कि प्री कोविड तक ये चला, बट साथ ही साथ जो मेरा एक पार्टनर भी है, हम दोनों पहले थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह भी करते थे, स्टॉक मार्केट में भी करते थे. एंड इट वॉज जस्ट अ हॉबी, नॉट समथिंग कि मैंने सोचा था इसको करियर बनाना है. बट जब वो हॉबी को परस्यू करते करते थोड़ा हम उसमें काफ़ी अच्छा भी करने लगे थे. एंड बिफोर कोविड वी थॉट कि वाई नॉट ट्राई कॉन्टेंट क्रिएशन एज वेल. उस समय कोई पेज नहीं होता था फाइनेंस का. आई वॉज इवन वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जो फाइनेंस के ऊपर कैरोजल्स पहले रिटर्न फॉर्म में बनाता था. तो वो कोविड से पहले की बात है, जस्ट 2 months बिफोर द कोविड. एंड आई एम नॉट द क्रिएटर जो कोविड के बाद जिन लोगों ने स्टार्ट किया, मैं उससे पहले स्टार्ट कर चुका था. तो येस दैट ऑल्सो गेटिंग ट्रैक्शन एज वेल. एंड उसका इंस्पिरेशन मैं थोड़ा बोलूँगा, मुझे कॉलेज के एक सीनियर से आया था, बिकॉज ही वॉज इन टू फिटनेस कॉन्टेंट क्रिएशन. तो उनके भी कुछ 1-2 लाख फॉलोअर्स थे उस टाइम पे कॉलेज में. तो वहाँ से मुझे लगा कि वाई नॉट फाइनेंस में भी हम एक सोच सकते हैं. तो इस वजह से फिर मैंने ये जब अपना पेज भी स्टार्ट कर दिया था, तो कोविड के बाद एवरीथिंग वॉज शट डाउन. तो हर कोई फाइनेंस के बारे में पढ़ना चाहता था या सीखना चाहता था. तो वहाँ से मुझे लगा कि ये वाई एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है. तो वी फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर एजुकेटर एक मेरा प्रोफेशन बन गया. एंड देन उसके साथ साथ हमने कुछ कुछ चीज़ें अपनी और अभी कंपनी में हम लोग करते हैं. तो दिस इज़ माई जर्नी एंड हाउ आई स्टार्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो अभी जो फाइनेंस में भी कर रहा हूँ, इट हैज़ ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ लर्निंग. तो चलो डोमेन अलग है, बट क्योंकि एक लर्निंग का एक पैशन था, क्यूरियोसिटी थी, तो आई गेस वो सब चीज़ों ने हेल्प किया. बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है. बट जैसा आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे,
राइट। एंड आपको एक्सपोजर कैसे मिला ट्रेडिंग का? लाइक आपने फर्स्ट कहीं तो देखा होगा हाँ हाँ कि ट्रेडिंग है एंड उसने Right. आपको अट्रैक्ट किया होगा, राइट। आपको लगा होगा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसा कोई इंस्टेंस रहा है आपके लाइफ में? हाँ, तो मेरे लाइफ के सारे इंस्टेंसेस मोस्टली बुक्स के अराउंड ही रिलेटेड है। तो जब भी मैं बोला कि फर्स्ट ईयर में जब मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था, तो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ थोड़े कुछ फाइनेंस की भी बुक्स पढ़ी थी, बिकॉज दैट अल्टीमेटली हेल्प्स इन योर स्टार्टअप और बिजनेस। तो वहीं से थोड़ा स्टॉक मार्केट भी पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड देन जब वो चीज़ समझ आ रही है, क्लिक कर रही है कि अल्टीमेटली इफ़ यू आर अर्निंग मनी तो कहीं पे इन्वेस्ट करना है या उसका कुछ करना है, तो फिर वो स्टॉक मार्केट जो एक, आई गेस स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है बचपन से हर किसी के दिमाग में एक फैसिनेशन होता है, बट वो बुक पढ़ने की वजह से इट गॉट ट्रिगर्ड इनसाइड माय माइंड। तो वहाँ से मैंने सोचा कि हाँ स्टॉक मार्केट करते हैं। तो आई वुड से कि ट्रिगर पॉइंट वाज बुक। तो यस। ऐसे कोई 3-4 बुक्स है जो आप रेकमेंड करेंगे किसी को बेसिक से स्टार्ट करना हो, हाँ। इसको कुछ आइडिया ना हो स्टॉक मार्केट क्या है उसके Right. लिए? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो बुक्स आई वुड से कि दे वर नॉट इन अ सीक्वेंस, है ना, Okay. कि आप ये पढ़ो फिर ये पढ़ो ये पढ़ो। बट आज की डेट में अगर आपको मेरे को रेकमेंड करना है आफ्टर 5 years, तो आई कैन से कि स्टार्ट विद जीरोधा वर्सिटी, जो उनका जीरोधा के एक ओपन प्लेटफॉर्म है फॉर लर्निंग, वो पढ़ना चाहिए। देन बुक्स में पीटर लिंच की बुक्स हैं, ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, अगर ट्रेडिंग में आपको करना है तो वो एक बुक अच्छी है। पीटर लिंच की तीनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। देर आर सम इंडियन ऑथर्स एज वेल। बैलेंस शीट के ऊपर अनिल लांबा, इनकी 2-4 बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स पढ़ के आपको बेसिक क्लियर हो जाता है। एंड जीरोधा वर्सिटी भी अगर कोई पढ़ ले तो अपने आप में अल्टीमेटली वो भी एक बहुत अच्छा मतलब कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेसिक्स अपनी क्लियर कर सकते हो। सो अगर कोई बच्चा अभी कॉलेज जस्ट पास किया है हाँ एंड उसको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, हाँ तो उसको स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं इक्विटी में? स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं? ऐसे कोई आप 3 वेज बता सको कि कोई फाइनेंशियल रेशियोज हो या फंडामेंटल्स हो जो किसी को एनालाइज करना चाहिए बिफोर पिकिंग स्टॉक्स, ऐसे कौन से 3 रेशियोज होंगे या टेक्निक्स होंगे? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा ना 2 पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर यू आर डूइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जिसको मैं इंट्राडे भी बोलूँगा, नॉट इंट्राडे तो स्विंग बोलूँगा, और वेदर यू आर डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। सो मैं बहुत वैसा पर्सन हूँ कि मैं जो भी हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है या मेंटेलिटी है, जो भी हमें सिखाया जाता है इवन इन द बुक्स एज वेल, आई ट्राई टू क्वेश्चन दैट। एंड वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी, और 2-4 और बड़े मेंटोर्स और जो मेरे भी करियर में 2-4 लोग हैं, उन सब से मैंने यही चीज़ सीखी है कि जो हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करता। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं तो आप बोलोगे कि मैं पी रेशो देखता हूँ, तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है मार्केट में। शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जो भी बोल दो कि ये स्टॉक का मतलब ये वीकनेस है या इसकी सेल्स उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर रही, है ना, मैनेजमेंट अपना शेयर बेच रहा है, सो ऑल ऑफ दीज माइट बी यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बट शॉर्ट टर्म में ये काम नहीं करते। एंड उसका आपको मैं रीज़न और साइकोलॉजी बताता हूँ, क्योंकि मार्केट कोई भी चीज़ को ना फॉरवर्ड लुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। मतलब आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं, मार्केट उसको 3 महीने या 6 महीने आगे का सोच के चलता है कि वो आगे क्या करने वाला है। ठीक है। तो इवन दो अगर आज इमेजिन करते हैं कोई स्टॉक है जिसका लास्ट 3-4 क्वार्टर से अच्छा नहीं हो रहा या फिर ओकेश ग्रोथ हो रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अब एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में आप उस स्टॉक को ढूंढने जाओगे या उसके ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचोगे तो आप बोलोगे कि नहीं ये अच्छा स्टॉक नहीं है क्योंकि ग्रोथ नहीं है। बट मार्केट क्या सोच रहा है कि अगले 3 महीने या 6 महीने बाद उसमें ग्रोथ आने वाली है कि नहीं। और ये इंटरनल सोर्सेज से, मतलब इंटरनल सोर्सेज से, यानी एफआईएस की बात करूं या इंस्टीट्यूशंस की भी बात करूं, समहाउ उनके पास वो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है या उनके पास एक ऐसे सोर्सेज होते हैं, इनसाइडर न्यूज़ होती है कि उनको पता होता है या फिर समहाउ दे नो कि ये स्टॉक अच्छा करने वाला है। तो अगर आप सिर्फ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट को शॉर्ट टर्म में देखोगे तो आपको कभी भी वो लॉजिकल नहीं लगेगा। इस वजह से टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बिकॉज इफ एफआईआईज आर बाइंग दैट स्टॉक जो आप रिजेक्ट कर चुके हो बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म, तो आपको पता लगेगा कि वो स्टॉक इसलिए शायद बाय कर रहे हैं बिकॉज 3 महीने बाद का आउटलुक इज़ वेरी पॉजिटिव, या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद इनकी कोई डील क्रैक होने वाली है।
या मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बोला है कि 3 महीने बाद हम इस कंट्री में एक्सपोर्ट करने वाले हैं जहाँ पे हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, या 3 महीने बाद उनको भी लग रहा है कि हाँ कोई और बड़ा इन्वेस्टर उनकी कंपनी में ऐड होने वाला है, मतलब प्रमोटर्स में ऐड होने वाला है. सो ऑल ऑफ दीज ये एक छोटे छोटे सोर्सेज हैं जो एक रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब वो स्टॉक ढूंढने जाएगा तो वो शायद फैक्टर इन नहीं कर पाएगा. तो मेरा मतलब जो आपका क्वेश्चन था अल्टीमेटली उसका आंसर ये हो जाता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देख रहे हो तो नथिंग वर्क्स. इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर आउटलुक ऑफ द स्टॉक, एंड उसमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो दैट इटसेल्फ अ सेपरेट थिंग, तो उसमें मैं कोई रेशियोज नहीं बोलूंगा. बट अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक ढूंढना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, बोथ ईयर ऑन ईयर प्लस आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सेम प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी. देन आप उसके वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं कर सकते. शॉर्ट टर्म में मार्केट 100p 150p देता है हर एक स्टॉक को अगर उसमें उसको ऑप्टिमिज्म दिखता है. बिकॉज क्या है कि अगर कोई स्टॉक 100 की पी पे भी ट्रेड कर रहा है, आज उसका प्रॉफिट x है, ठीक है. अगर मैंने बोला कि अगले क्वार्टर उसका प्रॉफिट अच्छे होने वाला है तो वो प्रॉफिट अगर 2x कर लेता है ना, तो आप सोचो कि वो 100 का p 50 पे आ जाएगा. तो अल्टीमेटली जो आप एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे वो आपके सारे लॉजिक्स वहाँ पे मतलब खत्म हो जाएंगे. तो इस वजह से लॉन्ग टर्म तो वही सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया. देन वैल्यूएशंस, तो वैल्यूएशंस के लिए आप पी रेशियो से थोड़ा आइडिया लगा सकते हो. देन यू जस्ट हैव टू फैक्टर इन की DCF मॉडल या रिवर्स DCF भी लगा सकते हो. बट येस DCF वर्क्स फॉर बिगर कंपनीज. छोटी कंपनीज के लिए आपको बस यही देखना है कि उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है. मैनेजमेंट ने कितने गाइडेंस पे बोला कि हम इतने % से ग्रो करेंगे, एंड मार्केट उसको अगले 1-1.5 साल के बेसिस पे क्या उसको पी रेशियो दे रहा है. तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. DCF क्या होता है? सो बेसिकली हम DCF मॉडल में क्या करते हैं कि कोई बड़ी कंपनी होती है तो हम उसके फ्यूचर की कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट करते हैं कि ठीक है कि अगले 5 साल से एक हम परसेंटेज देते हैं कि वो इतने % से ग्रो करेगा. हमने उसके सारे फ्री कैश फ्लो निकाले, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, बिकॉज नेट प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो में फ़र्क हो जाता है. नेट प्रॉफिट समटाइम्स कैन बी मोर, बट अगर वो नेट प्रॉफिट का भी कहीं पे फर्दर यूज़ हो रहा है या फिर मैनेजमेंट के पास अभी तक वो पैसा नहीं आया, बिकॉज समटाइम्स कि यू बुक सेल्स, यू शो नेट प्रॉफिट ऑन योर P&L स्टेटमेंट, बट अभी तक आपको क्लाइंट से पैसा नहीं आया, ऐसा भी होता है सिचुएशन. तो अल्टीमेटली दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव रहे, विच मीन्स कि दिस इज द रियल मनी जो अगर कंपनी से आज की डेट में हम निकाल भी ले तो कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो एक रियल नेट कैश जो कंपनी के पास बच रहा है, सेविंग्स बच रही हैं, दैट इज फ्री कैश फ्लो. तो उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं 5 साल के बेसिस पे कि ये अगले 5 साल पे मतलब 20% से ग्रो करेगा. फिर हम देखते हैं कि 6th ईयर से 10th ईयर तक अगले 5 साल में वो कितने % से ग्रो करेगा. तो वो 10 साल का एक फ्यूचर की फ्री कैश फ्लो को हम प्रेजेंट में डिस्काउंट करते हैं बाय अ सर्टेन परसेंटेज, जो कि हम गवर्नमेंट का ले सकते हैं, FD का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, उसको हम डिस्काउंट करते हैं. उसमें 1-2 और छोटे छोटे एलिमेंट्स हम डालते हैं, उसके फॉर्मूलाज होते हैं. फिर हम वहाँ से कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, उसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे तो देन यू विल गेट द कि आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस है क्या वो DCF से निकल के आ रहा है कि नहीं. बट एज ए सेड अगेन DCF वर्क्स ऑन लार्ज कंपनीज जिनका थोड़ा कंसिस्टेंट कैश फ्लोज हो, क्योंकि छोटी कंपनी हुई तो वहाँ पे आपके कैश फ्लोज उतने कंसिस्टेंट नहीं होते. ओके, तो आपने जैसा क्या उससे मैं ये समझ रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए टर्म एनालिसिस ही हेल्प करता है. हाँ, फंडामेंटल एनालिसिस का कोई पॉइंट नहीं है फॉर इंट्राडे और शॉर्ट टर्म. एंड वेराज अगर किसी को 1 ईयर 2 ईयर 10 ईयर होराइजन के लिए रखना है, हाँ, तो कैश फ्लोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये सब. और कंपनी का बिजनेस, मैं एक पॉइंट बोलिए कंपनी का मतलब बिजनेस मॉडल प्लस कि कंपनी के सेक्टर में है, सेगमेंट में है, बिकॉज नॉट ऑल बिजनेसेस आर स्केलेबल. क्योंकि आप अगर 5-10 साल के लिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करो तो ऑब्वियसली आप 10x 20x पैसा कमाना चाहोगे, क्योंकि अगर आपको बहुत नॉमिनल रिटर्न्स ही कमाने थे तो फिर आप कहीं और इन्वेस्ट कर लेते. व्हाई नॉट FD और व्हाई नॉट सम अदर इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी तो आप थोड़ा एक मल्टी बैगर रिटर्न सोचते हो, तो वो ऑब्वियसली हर इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं होता. तो वो इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन है, वो कंपनी के पास कोई मोट है कि नहीं. मोट मीन्स कि कुछ ऐसा एक उसके पास प्रोटेक्टिव लेयर है कि कंपटीशन से वो बच पा रही है अभी तक, है ना. तो हर एक आप अगर लास्ट की पास्ट में 30 कंपनीज मतलब पास्ट के 30 ईयर्स में अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज की डेट में बड़ी हैं वो इसलिए बड़ी हो पाई क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी USP था, मतलब एक ऐसा एक्स फैक्टर था, मोड था कि वो इतने अपने कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स को बचा पाए.
तो वो भी फैक्टर हो जाता है कि बिजनेस मॉडल किस सेक्टर में वो कंपनी है, उसके पास मोट है, देन कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंट रेवेन्यू, मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए अच्छा अच्छा गाइडेंस दे रहा है, मैनेजमेंट के पास एक रोड मैप होना चाहिए कि वो कैसे ग्रोथ कर रहा है। तो एक फंडामेंटल ये पूरा एक बुफे हो जाता है कि आपको ये सारे एलिमेंट्स देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट वर्क्स ऑन नैरेटिव्स और सेंटिमेंट्स कि इस स्टॉक की टुवर्ड्स क्या नैरेटिव है मार्केट का, इस स्टॉक के टुवर्ड्स क्या सेंटिमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के। क्योंकि आप लॉजिकली देखोगे कि अभी PSUs, रेलवेज, डिफेंस जो अभी रिसेंटली 6 महीने पहले इतने ज़्यादा भागे थे, फंडामेंटली आप देखने जाओगे तो कुछ लॉजिक नहीं था, है ना, या फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा पार निकल चुकी थी और आप किसी वे में भी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे उनकी वैल्यूएशन। तो बट अगर आप थोड़ा बहुत उसमें टेक्निकल एनालिसिस लगा पाओ तो आप उसमें भी एंट्री लेके एग्जिट कर सकते थे। तो यस, देयर आर वेज टू मेक मनी इवन इन शॉर्ट टर्म्स बेस्ड ऑन टेक्निकल, जहाँ पे शायद फंडामेंटल्स उतने लॉजिकली साउंड नहीं करते। तो वो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू हमें अलग पता होना चाहिए कि हम किस सेंस में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, एंड देन बोथ दिस पर्सपेक्टिव्स जो हमने बात की टेक्निकल फंडामेंटल, तब उसको अप्लाई करके ही डिसीजन लेना चाहिए। अग्रीड। सो आपने बोला कि बिजनेस मॉडल एंड सेक्टर भी इतने ही इम्पोर्टेंट होता है कोई कंपनी को जज करने। ऐसे कौन से 3 सेक्टर है जो आपको लगता है कि इन द कमिंग 4-5 मंथ्स इम्पोर्टेंस होगा या इनमें रैली दिखेगी हमको? सो लाइक अगर मैं अभी अगले शॉर्ट टर्म की बात करूँ अगले 4-5 महीनों की, तो आई वुड से कि IT सेक्टर विच आई एम वेरी बुलिश ऑन राइट नाउ, एंड फार्मा सेक्टर एज वेल। तो IT फार्मा, रीजन बीइंग कि आप अभी अगर मार्केट का क्रैश का भी ये करेक्शन, आई वुड नॉट से क्रैश, जो करेक्शन भी आया उसमें देखोगे तो ये 2 सेक्टर्स काफ़ी सबसे कम गिरे हैं। निफ्टी IT सिर्फ 5% गिरा है, वेयर एज मार्केट 10% से ऊपर गिर चुका है, एंड सेम फार्मा हैज़ फॉलन अराउंड 9% और 8.5%। तो ये अपने आप में आपको शो करता है कि यहाँ पे शायद बड़े इन्वेस्टर्स हैं या स्मार्ट मनी है, तभी वो उतना नहीं गिर रहा है एज कम्पेयर टू द इंडेक्स। क्योंकि PSU बात कर लो तो वो 20% गिर चुका है, क्योंकि वो डिजर्व भी करता था गिरना। तो ये 2 सेक्टर्स हो गए, प्लस डिपेंडिंग ऑन कि अभी USA में जो ट्रम्प की पॉलिसीज कैसे आती हैं और RBI का रेट कट कैसे जाता है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स एक फैक्टर है जिसमें थोड़ा हमें चाइना को इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो उसका कहना है कि यू हैव टू जस्ट मतलब आपको हर दिन के बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ता है। बट 3 सेक्टर्स जो मैं अलग बताता हूँ विच आर डिपेंडेंट और सब्जेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस, चाइना और USA और इंडिया, इन तीनों का आपस में जो खिचड़ी पकती रहती है डेली बेसिस पे, उसको ट्रैक करते करते टेक्सटाइल, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड मेटल। तो ये 3 सेक्टर्स आपके साइड रडार में हो सकते हैं, और मेन आई वुड से कि IT एंड फार्मा दे आर वेरी गुड। ओके, सो जैसा आपने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या कोई फ्रेशर है मार्केट में, उसे टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए उसको टेक्निकल एनालिसिस पूरा इन डेप्थ सीखने का? तो पहला स्टेप तो जो मैंने आपको जीरो द वर्सिटी के बारे में बताया था, तो नो डाउट वहाँ पे उनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्लस टेक्निकल्स सबके मॉड्यूल्स बने हुए हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। देन देयर आर सर्टेन बुक्स एज वेल जो मतलब ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, एक बुक जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये बुक आप पढ़ सकते हो। देयर आर सर्टेन बुक्स ऑन वॉल्यूम्स एज वेल, कि जो मार्केट में वॉल्यूम आता है उसको कैसे समझना होता है। मैं बाद में नाम बता दूंगा, मेरे को नाम नहीं रिकॉल हो रहा, और मे बी वी कैन शो द इमेज इन द एडिटिंग। तो ये 2-4 बुक्स हो जाएंगी ट्रेडिंग के लिए जो एक इंसान पढ़ सकता है। बट अल्टीमेटली क्या है ना, मार्केट में एज एन इंडिविजुअल अगर आप मतलब ट्रेडिंग भी करना चाहते हो या आप उसको एज अ करियर भी सोचते हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है और शायद वो कोई बात नहीं करता पूरे इंटरनेट पे, दैट इज स्ट्रेटजीज, विच बेसिकली मीन्स, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो देयर शुड बी अ क्राइटेरिया कि आपने कोई भी मतलब वो आपको ओवर द टाइम बनानी पड़ेंगी, आपकी नॉलेज से आएगा कि मैं क्या स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ, और विद आप जब उसको बैक टेस्टिंग करोगे तब भी आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगी। या जो भी बड़े लोग हो चुके हैं या जिनके 30-40 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो बड़े पैसा ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं PMS लेवल्स पे, है ना, फंड लेवल पे, तो somehow from their insights या कैसे भी करके आपको अल्टीमेटली आपका लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि मुझे स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी है, या मेरे पास 5, 10, 15, 20 स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी का मतलब ये है
कि जहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ठीक है, आपने कोई डिसीजन लिया कि बाय सेल या होल्ड का। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट एंड थर्ड इज कि नॉट इन्वॉल्विंग योर इमोशंस। क्योंकि हम जितना मर्जी बोल लें कि जब वो रेड ग्रीन वो भागता है, टिकर आता है, तो अल्टीमेटली इमोशंस आ ही जाते हैं कई बार विदाउट, मतलब हम सोच के चलते हैं कि ठीक है मेंटली हमने सोच लिया कि मैं -5% का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, बट अगर आपने उसको प्लेस नहीं किया तो जब वो -6-7% पे आ जाएगा तो आपका माइंड कहेगा कि यार थोड़ा ऊपर जाने देता हूँ -5 पे, देन आई विल सेल या ब्रेक इवन पे आने देता हूँ अपने लेवल्स पे, और वो फिर -7 से -10 हो जाएगा। -10 पे यू विल से कि अभी इतना गिर ही गया है तो थोड़ा और वेट कर ही लेता हूँ, यहाँ से तो ऊपर जाएगा, बट वो -10 का -20% भी हो जाएगा आपका लॉसेस, एंड स्टिल यू विल जस्ट कीप सिटिंग ऑन दैट लॉसेस, एंड आपने अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और आपने जो रिस्क मैनेजमेंट किया वो भी आप उसको भूल के चल जाओगे, मतलब वो कंप्लीटली वेस्ट हो गया। तो स्ट्रेटेजीज का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि यू सेटअप पर्टिकुलर फिल्टर, ठीक है, स्ट्रेटेजीज को मैं सिस्टम भी बोलता हूँ, तो आपने एक सिस्टम या स्ट्रेटेजी ऐसा बिठाया कि आई विल ओनली टेक अ एंट्री और बाय दिस स्टॉक इफ क्राइटेरिया ए मीट्स। क्राइटेरिया ए कैन बी कि मुझे लास्ट 3 दिन का इसका शेडोज देखनी है, या ये कितने टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, या इसने ब्रेकआउट दिया है कि नहीं, है ना, कुछ भी, मतलब रैंडमली हो गया। क्राइटेरिया 2 कैन बी कि मैं इसमें वॉल्यूम्स देख रहा हूँ, क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं, है ना। क्राइटेरिया 3 कैन बी मैं कोई मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाई कि वो 14 पे होना चाहिए, 30 पे सपोर्ट लेना चाहिए, किसी भी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना चाहिए। क्राइटेरिया 4 कैन बी कोई मैं और बॉलिंजर बैंड या RSI कोई भी ऐसे पैरामीटर्स लगा रहा हूँ। क्राइटेरिया 5 की हाँ फिर मैं कोई और XYZ पैरामीटर लगा रहा हूँ। तो बेसिकली जब आप ये 5 चेकलिस्ट बना लोगे, अगर वो पांचों में येस 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 आ रहा है, देन ओनली आई विल टेक ट्रेड, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, अगर आपको उस डायरेक्शन में सोचना है तो आपको यही सिस्टम बनाने पे फोकस करना है। वंस यू हैव बिल्ड दिस सिस्टम, तो आपका कभी भी इमोशन बीच में नहीं आएगा। अगर उन पांचों में से 4 भी येस हैं और एक नो है, तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपका वो 5वां पैरामीटर भी बोल रहा है कि येस नहीं आया, वो अभी भी बोल रहा है कि नो है, तो देन ओनली ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। ऐसी सेल साइड भी आपके कुछ सिग्नल्स हो सकते हैं कि जब आपने बाय कर लिया तो व्हाट आर द सेल्स इंडिकेटर्स जो मुझे शायद बताएंगे। तो जब आप ऐसे कुछ सिस्टम्स बनाओगे, एंड नॉट ओनली वन स्ट्रेटेजी और वन सिस्टम, आपके पास ऐसे 5-10 मल्टीपल स्ट्रेटेजी सिस्टम्स होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन एवरी मार्केट सिचुएशन। वो मतलब मार्केट बहुत मोमेंटम बेस्ड पे चल रहा है, मार्केट अभी ठंडा है, साइडवेज है, मार्केट गिर रहा है, तो हर एक स्टाइल ऑफ उसके लिए आपके पास स्ट्रेटेजीज जब होंगी, तब आप हर एक मार्केट सिचुएशन में सिर्फ उस स्ट्रेटेजी के बेस पे ट्रेड करोगे। आपके कोई फालतू के इमोशंस नहीं आएंगे, आपके कोई फालतू के रैंडम बेट नहीं लोगे आपकी, मुझे आज ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो चलो बाय कर लेते हैं। आप कोई न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे, आप किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करोगे, जस्ट यू विल ट्रेड कि मुझे मेरी सिस्टम बोल रहा है कि आज मुझे बाय करना है, या मेरा सिस्टम बोल रहा है आज मुझे सेल करना है। तो यही एक जरिया है प्रॉफिटेबिलिटी का, मतलब यही करना चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म गोल यही होना चाहिए। सो एज पर सेबी गाइडलाइंस उन्होंने बोला कि 93% लोग जो FNO ट्रेडिंग करते हैं वो लॉसेस ही करते हैं। एग्जैक्टली। सो आपको लगता है ये मेंटालिटी जो है ह्यूमंस की कि इमोशन डाल देते हैं, वेट करते हैं कि रिकवर होगा, आर द रीजन बिहाइंड दिस? नहीं, तो सबसे बड़ा रीजन यही है जो हमने अभी स्ट्रेटेजी की बात की कि वाई रिटेल इन्वेस्टर्स 90% से भी ज्यादा जो भी डेटा है वो लाखों का एवरेज लॉस इज ऑल्सो अराउंड 2 लाख रुपीज समथिंग। इतने ज्यादा परसेंटेज में और इतने बड़े अमाउंट में लोग पैसा अगर गंवा रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि लोगों के पास स्ट्रेटेजी नहीं है। बिकॉज आई ऑल्सो रन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे 4000 लोग हैं, और मुझे डेली बेसिस पे ना उनकी साइकोलॉजी पढ़ने में आती है। लाइक पीपल कॉमेंट, पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द ग्रुप्स। मेरे पास बहुत लोग अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं कि मैंने ये FNO बाय किया था फ्यूचर्स में या ऑप्शन में, कुछ भी ट्रेड लिया था, और आज मेरे को अभी 70,000 का लॉस हो रहा है, 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्यों ट्रेड लिया था, तो वो बोलते हैं किसी ने बोला था या फिर रैंडमली ले लिया था कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो मैंने जैसे बोला ना कि मुझे अगर लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और मैं इसके फ्यूचर्स खरीद लेता हूँ, तो वो ऐसा करना ही नहीं है। आपको अल्टीमेटली किस चीज़ पे आना है? स्ट्रेटेजी पे, कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी बोल रही है बाय करना है या नहीं। तो एज ए सेड देयर इज ओनली वन रूट टू प्रॉफिटेबिलिटी इन एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, इज कि आपके पास स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए।
और लोगों के पास स्ट्रेटेजीज नहीं होती, वो रैंडमली बेट लेते हैं, तो इस वजह से वो रैंडमली लूज भी करते हैं और बहुत ज़्यादा लूज करते हैं। और सेकेंड इज रिस्क मैनेजमेंट। पीपल बाय नेक्ड कॉल ऑप्शंस या वो रैंडमली नेक्ड फ्यूचर्स बाय करते हैं। बट आप ठीक है, आप एक पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हो, ठीक है, जैसे 4 जून के एग्जांपल लेते हैं ना, एवरीबडी थॉट 3 जून की रात को कि बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है और मार्केट कल और 4-5% ऊपर जाएगा। थर्ड जब मतलब प्रीवियस डे हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिला, हाँ एग्जिट पोल्स में रैली देखने को मिली थी। तो मैं आपको अभी आफ्टर द सेशन आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट एज वेल इन माय व्हाट्सएप ग्रुप और वी कैन प्लेस इट ओवर देयर। 3 जून की रात को ही हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी मेंबर्स को हमारे एक मैसेज भेजा था कि आर यू गाइज रेडी कि कल अगर मार्केट में बीजेपी नहीं आती, ठीक है, और मार्केट गिरने लगता है, तो आर यू गाइज प्रिपेयर्ड। तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो इट्स ऑल अबाउट सेकंड ऑर्डर थिंकिंग ना, आप सेकंड पर्सपेक्टिव क्या सोच रहे हो। तो अगर मैं रैंडमली बस फ्यूचर्स बाय करके 3 जून को बैठा होता तो मैं कितना ज़्यादा नुकसान करता, या मैं ऑप्शंस कॉल ऑप्शंस भी लिए होते कितना ज़्यादा नुकसान होता, है ना। तो अल्टीमेटली वो स्ट्रेटेजीज पे आ जाता है। तो स्ट्रेटेजी भी हुआ, प्लस उसमें सेकंड एलिमेंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, कि ठीक है मैं एक पर्सपेक्टिव लेके चला, बट कल को अगर मैं गलत भी हो जाता हूँ तो आई विल नॉट लूज से 1% ऑफ माई कैपिटल। तो हर एक ट्रेडर जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो 1% या 2% स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलता है, नॉट स्टॉप लॉस, विच मीन्स कि मैं किसी भी ट्रेड में अपना 1% ऑफ द कैपिटल ही एक्सपोज करूंगा। अगर वो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया तो मेरा 1% से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, चाहे इवन दो स्टॉक में 10% का करेक्शन आया, बट मैं क्वांटिटी ऐसे बाय करूंगा दैट ओनली 1% ऑफ माई कैपिटल इज एक्सपोज्ड। तो अगर स्टॉक 10% भी गिरा तो स्टिल मैं एक एक्सेल शीट में भी आपको दिखा सकता हूँ कि आप क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, 1% ऑफ दैट कैपिटल मीन्स 1000 रुपीज, विच मीन्स कि किसी भी सिंगल ट्रेड में मैं 1000 रुपये मैक्सिमम लूज करना अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे बाय करता हूँ, उसका स्टॉप लॉस मैं मतलब 90 रुपीज़ पे रख देता हूँ। तो अभी एक सिंगल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक में मेरा कितना लॉस है, 10 रुपीज़ का, विच मीन्स कि वो गिरा तो 10% गिरेगा, बट एज ए सेड कि मैं अपना मैक्सिमम लॉस कितना रख रहा हूँ, 1000 रुपीज़, विच इज़ 1% ऑफ माई कैपिटल। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 कि हाँ कि एक स्टॉक में मेरा 10 रुपये का नुकसान होगा मैक्सिमम, तो मैं उसकी कितनी क्वांटिटी बाय करूंगा, 1000 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 100। तो अगर मैं उसकी 100 क्वांटिटी बाय करता हूँ और वो स्टॉक 10% भी गिर जाए तो स्टिल मुझे सिर्फ 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, विच इज़ 1% ऑफ माई कैपिटल। तो ये रिस्क मैनेजमेंट होती है, ये रिटेलर्स को नहीं पता, तो दैट इज़ वाई वो अपना फुल कैपिटल एक्सपोज कर देते हैं। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस इतनी वॉलेटाइल चीज़ है, और विदाउट स्ट्रेटेजीज आप जब बैट लोगे तो अल्टीमेटली आपका वो गिरना ही गिरना है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल लूज मनी विदाउट स्ट्रेटेजीज एंड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। मैंने जितना पढ़ा है टेक्निकल एनालिसिस और इसके बारे में, मेरे को ऐसा लगता है कि जो इंट्राडे पैसे बनाता है या टेक्निकल एनालिसिस करके, वो या तो फ्लूक होता है या तो कोई एल्गोरिदम होता है जिसकी वजह से बना है। तो डू यू थिंक एल्गोरिदम इज द नेक्स्ट बिग थिंग टेक्निकल एनालिसिस में? बिकॉज जैसा आपने बोला कि एक सिस्टम फॉलो करना होता है, एल्गोरिदम गोज विदाउट इमोशंस, उसके पास एक सिस्टम होता है जो वो फॉलो करता है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? सो मतलब जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था ना, तो एल्गो ट्रेडिंग में भी वो 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनलेस है, तो वो हट गया एलिमेंट, प्लस वहाँ पे भी सिस्टम्स बनाए होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई हार्ड कोड वहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, आप कुछ ऑब्वियसली फैक्टर्स डाल रहे होगे, क्राइटेरिया डाल रहे होगे, तो आपने कुछ वहाँ पे अपना एक सिस्टम बनाया है। तो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड। प्लस एक आप रिस्क मैनेजमेंट भी लेके चलोगे, क्योंकि अगर आपने इतना सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने इतना एक एल्गो बनाया, तो व्हाई नॉट यू विल आल्सो मेंटेन योर रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। तो ये सारी चीज़ें एल्गो ट्रेडिंग में है। एंड ऑल्सो आई बिलीव कि ठीक है, वो प्रॉफिटेबिलिटी देता है एल्गो ट्रेडिंग, या फिर एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए काम कर सकती है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक ह्यूमन या एक एनालिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका एक सिंपल अगर आप अंडरस्टैंडिंग समझो कि इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, आज की डेट में उनके पास 5 लाख करोड़ का AUM है ना, किसके पास 2 लाख करोड़ का AUM है, इतने बड़े बड़े फंड हाउसेज हो चुके हैं, तो वो क्यों नहीं मतलब एल्गो ट्रेडिंग करते? तो देयर मस्ट बी अ रीज़न कि वाई दे पे 100 करोड़ ऑफ सैलरीज टू देयर फंड मैनेजर्स, या इतनी इतनी पे क्यों देते हैं? क्योंकि एक इंसान की नॉलेज, क्योंकि इंसान क्या एक अडेप्टेबल है, मशीन
आप उसको एल्गोरिदम दे दोगे तो वो एक सेट क्राइटेरिया फॉलो करती है। बट आप जैसे आज की एग्जांपल ले ले कि 1:30 बजे के बाद मार्केट सडनली गिरने लग गया, तो शायद वो उस चीज़ को एक इंसान बहुत जल्दी जज कर लेगा, है ना। तो वो एक इंसान का टच होना इज ज़रूरी। तो एल्गोरिदम कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ एक एनालिस्ट और एक फंड मैनेजर का होना या उसके एक इंसान की नॉलेज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, या वो बैलेंस आउट करना चाहिए कि एल्गोरिदम प्लस एक इंसान का कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे लगता है यही चलेगा। ओके, सो आजकल बहुत लोग और स्टूडेंट्स भी अभी कॉलेज में सीखते हैं स्टॉक मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इसके बारे में, राइट। तो वो बस समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस इज क्विक मनी, एंड सम पीपल थिंक दैट फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज गैम्बलिंग. So what is the difference between people understanding futures and options as a gambling, and what do you define futures and options as? Like आप hedging के लिए use करते हो, Right. आप किस चीज़ के लिए use करते हो futures and options? हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैम्बलिंग बोलते हैं ना, उसका रीज़न यही है क्योंकि पीपल थिंक दैट द स्टॉक प्राइस इज मूविंग रेंडमली, ठीक है। लोगों को इसलिए लगता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन गैम्बलिंग है क्योंकि वो रेंडमली घूम रहा है, या ऑप्शंस का प्राइस कभी 10 रुपये होता है 1-2 घंटे में। जैसे आज मार्केट जब इतनी सडनली नीचे गिरा तो कितना ज़्यादा ऑप्शंस के प्राइजेस से बढ़े, ऊपर नीचे हुए, तो पीपल थिंक कि इट इज़ रैंडम, बट वो रैंडम होता नहीं है। ऑब्वियसली उसके पीछे लॉजिक हैं, बट लोगों को गैम्बलिंग इसलिए लगता है बिकॉज पीपल हैव लॉस्ट मनी, एंड लॉस क्यों क्या करते हैं, बिकॉज एज वी डिस्कस कि उनके पास स्ट्रेटेजीज नहीं है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। एंड नाउ आई वुड सजेस्ट या आई एक्सप्लेन कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को हमें कैसा सोचना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट मतलब क्विक मनी स्कीम या रिच गेट रिच क्विक वाला कोई ऐसा उसमें फंडा नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि 1 घंटे में 2 रुपये का अगर कोई ऑप्शन है वो 100 रुपये भी जा सकता है, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि वो 100 रुपये वाला ऑप्शन 1 घंटे में 2 रुपये भी आ सकता है। Correct. तो इट्स नॉट अ वे कि आप 50x अपना मनी कर लोगे सिंगल हैंडेडली और बहुत जल्दी। तो वो है एक, तो वो पर्सपेक्टिव अगर चेंज होगा, एंड दैट विल ओनली कम व्हेन द मार्केट फॉल्स डाउन या कंसोलिडेशन में जाए, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 साल से मार्केट सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा था, ऊपर ऊपर ऊपर। करेक्ट। तो मैं जैसे बोला कि मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स का रियल फीडबैक आता है। तो कुछ महीनों पहले 6-7 महीने पहले एक पर्सन ने इनफैक्ट ये तक भी बोला था कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक 100% रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, है ना, विच इटसेल्फ शोज यू कि कितना ज़्यादा लैक ऑफ एक्सपोजर है कि लोग क्या समझते हैं मार्केट को। मार्केट में आप कंसिस्टेंटली 15-20 साल तक अगर 15-20-22% भी रिटर्न्स बना रहे हो तो वो आपको लकी समझना चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड हम्बल्ड होना चाहिए कि आपने इतने अच्छे रिटर्न्स कमा लिए। तो हैविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ से 50% 60% फ्रॉम द मार्केट, जो 1 साल की बात हो सकती है, बट मार्केट हमेशा आपको वैसे रिटर्न्स नहीं देगा, बिकॉज मार्केट डजंट वर्क इन अ लीनियर फैशन। वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी नेगेटिव रिटर्न्स भी देगा। तो कंपाउंडेड एनुअल CAGR अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे उसकी, तब वो आपको 15-20% की मिलेगी लॉन्ग टर्म में, 15-18%, है ना। 15 शुड बी द रियलिस्टिक बेंचमार्क, उससे ऊपर जो भी आपको मिल जाए वो आप बस बोनस मानो। तो उतना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों को होता नहीं है। पीपल थिंक इफ मार्केट से पैसा बनाना ईजी है, वैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन से बनाना है। तो वही है, माइंडसेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ वाई उनको गैम्बलिंग लगता है या उनको एक बहुत जल्दी वो लगता है। बट इसको एज अ देखना कैसे चाहिए, एक तो हैजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपके कैश मार्केट में कुछ आपके ट्रेड्स हैं और आपको थोड़ा मार्केट में लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कुछ नेगेटिविटी आने वाली है, तो प्रॉबेबली देन आप वहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमा सकते हो। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन को पूरा एज अ पैसा कमाने का ही एक प्लेटफॉर्म या एक तरीका देख रहे हो तो भी सही है, बट उसके लिए देन अगेन एज आई सेड कि स्ट्रेटजीज ही काम करती हैं, प्लस आपको एक अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके ही चलना चाहिए, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉसेस बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी जहाँ पे कोई जिम मतलब कोई पर्सन था, उसने अपनी पोजीशंस को ओपन रख दिया एंड ही वेंट टू जिम, ठीक है। और वो स्टोरी बहुत वायरल हुई थी ट्विटर पे। जब वो जिम से वापस आया, आई गेस बिकॉज ऑफ अ ग्लिच और समथिंग, उसका पूरा पत्नी कितने सालों की कमाई थी विच वॉज इनटू लैक्स, 20 लाख 30 लाख ऑड, वो पूरी की पूरी मतलब कैपिटल वाइप आउट हो गई थी। तो वही चीज़ हो जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है FNO में, बिकॉज आपके सालों की कमाई सिर्फ एक दिन में वाइप आउट हो सकती है। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजीज एंड रिस्क मैनेजमेंट।
सो जैसा आपने बोला कि एक इक्विटी में कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, राइट एंड स्टूडेंट्स या यंग पीपल जिनके पास सेविंग्स नहीं होती, सैलरी नहीं होती, हाँ अकॉर्डिंग टू मी वो ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज द ओनली वे दे कैन मल्टीप्लाई देयर कैपिटल वेरी फास्ट। हाँ जैसा अगर एग्जांपल दो आपको, तो इफ आई हैव 1,000 रुपये है मेरे पास हाँ अभी, एंड अगर मैं अभी उसको म्यूचुअल फंड में डालूँ या इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ, वो डबल होएगा 6-7 years में, इफ CAGR 15-16% हुआ तो। हाँ Whereas if futures and options में that can be doubled या tripled अभी के अभी, आज के आज. So is that mentality correct to grow or multiply your capital very fast? सो ये मेंटेलिटी बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा कमाना उनका गोल होना चाहिए, बट नहीं। स्टॉक मार्केट को हमेशा आपको सेकेंडरी इनकम या पैसिव इनकम की तरह देखना चाहिए। प्राइमरी शुड बी कि अगर आप अपने अर्ली करियर में भी हो तो आपको अभी फोकस करना चाहिए कि मुझे कैसे बेटर जॉब मिलेगी, मेरा पैकेज कैसे बढ़ेगा, या अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो हाउ आई कैन स्टार्ट माई बिजनेस एंड डू समथिंग ऑफ माई ओन, है ना। तो स्टॉक मार्केट को आपको हमेशा पहले मतलब आपको हमेशा प्राइमरी इनकम कहीं और से कमानी है, आपको कहीं से एक्टिव इनकम कहीं और से कमानी है, वेदर इट कैन बी जॉब और सैलरी और मे बी बिजनेस और एनीथिंग। उसके बाद आपको उस पैसे को ग्रो करने के लिए, कंपाउंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पैसे को पैसा बढ़ाता है तो उस चीज़ के लिए स्टॉक मार्केट है या कोई भी इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट होते हैं। बट आज के डेट में लोगों को वो लगता है कि इनिशियली उसको मैं कैसे डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं ना, वाया FNO या जो भी, बट वो मेंटेलिटी ही गलत है। तो जब आप इस मेंटेलिटी से सोचने लगोगे कि मुझे पहले अगर वो 1,000 रुपीज़ ही है मेरे पे, वाई नॉट आई डू सम कोर्स, वाई नॉट आई डू सम और मे बी स्पेंड दैट मनी इनटू अ करिकुलम, या मैं कुछ कोर्स कर लूँ या कोई वर्कशॉप हाँ अटेंड कर लूँ स्किल्स के लिए। तो मैं उस 1,000 रुपीज़ से मैं स्किल्स क्यों नहीं बढ़ा लूँ कि मेरा जो अगर 6 लाख का पैकेज था मैं उसको 12 लाख पे ले गया, या मेरा 12 लाख का पैकेज था तो मैं उसको कैसे अगले 1-2-3 सालों में उसको 24 लाख तक लेके जाऊँगा। तो व्हेन यू थिंक कि मेरे को एक्टिव इनकम से पैसा कमाना है और स्टॉक मार्केट में फिर इन्वेस्ट करना है, तो एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू, और आप थोड़े मतलब एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ फिर आप पैसे को देखने लगोगे। तो ये मेंटेलिटी ही गलत है कि हमें अपना सारा पैसा इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में डालना है और वो फिर हमें 2x करके दे देगा, नहीं। और फिर उस 2x को हमें समझना है कि फिर वो डाल देगा, क्योंकि मार्केट ऐसे है ही नहीं। मार्केट अगर आपको 1 साल रिवॉर्ड भी कर दे कि आपका वो कैपिटल तो उसने 1 साल में डबल भी कर दिया, बट देयर इज़ नो गारंटी कि आपका वो डबल कैपिटल अगले साल भी आपको कुछ रिटर्न्स दे दे। मे बी वो फिर 50% गिर जाए तो आप फिर वो बैक टू जीरो आ जाओगे, आपका मतलब पैसा आधा ही हो गया। तो इसलिए एक्टिव इनकम और वो स्टॉक मार्केट को कैसे देखना, उसमें फ़र्क होना चाहिए। ओके, सो इससे मुझे ये सीखने मिला कि इफ़ समवन स्टार्ट कर रहा है इन्वेस्टिंग, तो उसको एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखना चाहिए स्टॉक मार्केट को। हाँ उसकी जो अर्निंग्स है उसको इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए, नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फॉर प्रॉफिट्स। हाँ मतलब अगर मैं इसको सम अप करूँ तो ठीक है, मतलब अगर आप उसको प्राइमरी इनकम को बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करोगे ना, तो देन यू विल हैव, बिकॉज अगर आप सोचो कि किसी की 1 लाख इनकम है, वो कंसिस्टेंटली 20% SIP में डाल रहा है, तो स्टिल वो 20,000 ही डाल रहा है, और वो उसको चलो बढ़ाएगा भी तो ठीक है, कितना बढ़ा लेगा क्योंकि उसके भी एक्सपेंसेस होंगे। बट व्हाट इफ़ आई ट्राई टू फोकस कि मेरे को अपने टॉप लाइन को डबल करना है, मैं अपने SIP को 2 लाख, मतलब अपने इनकम को 2 लाख पे ले जाऊँ, तो अब मैं 20% की ही SIP करूँ तो 2 लाख का 20% अब मेरा 40,000 रुपये मार्केट में जा रहा होगा। तो व्हेन यू फोकस ऑन ग्रोइंग योर एक्टिव इनकम, तो तब आप उसको जब पैसिवली डालोगे मार्केट में, तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है, आपको कंपाउंडिंग भी विजिबल होगी, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, प्लस आप अब डिपेंडेंट नहीं हो कि मार्केट कैसा करेगा, बिकॉज कल को अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन भी होता है, मार्केट भी डाउन होता है, तो बिकॉज आपका एक्टिव इनकम आ रहा है, आपकी सैलरी आ रही है, तो आपको फिर टेंशन नहीं होगी। क्योंकि एक पर्सपेक्टिव तो हम सोच रहे हैं कि ठीक है मार्केट में डालते जाओ, या फिर मैं मार्केट को ही एक एक्टिव इनकम की तरह देखूंगा, तो वो आप कंसिस्टेंटली शायद शॉर्ट टर्म बेसिस पे कर लोगे, बट जब मार्केट गिरेगा तो व्हाट इफ, तब आप पैसा कहाँ से लेके आओगे ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो एवरीबडी हु हैज़ बिकम सक्सेसफुल, इनिशियल कैपिटल कि स्टॉक मार्केट को तब तक आप एक्टिव नहीं देख सकते जब तक आपका बेस बड़ा ना हो, मतलब एटलीस्ट आपके पास 5 या 10 CR उतना बड़ा कैपिटल होना चाहिए, तभी उसके बेसिस पे अगर आप थोड़ा एक फ्यू % ऑफ रिटर्न्स कमाओगे, तब आपके लिए भी वो एक बड़ी अमाउंट हो जाएगी। हाँ, तो वो है कि जब तक आपका बेस नहीं बड़ा हो रहा, कैपिटल बड़ा नहीं हो रहा, तब तक
फोकस शुड बी कि आप अपने एक्टिव इनकम से ज़्यादा पैसे कमाओ. ओके सो सर FNO अगर किसी को FNO में ट्रेडिंग चालू करना है तो ऐसे कौन से 3 स्किल्स होंगे आपके हिसाब से जो एक पर्सन को डेवलप करने ही चाहिए बिफोर एंटरिंग ऑल्सो? हाँ, तो बिफोर एंटरिंग इनटू FNO आई वुड से ट्राई टू बिल्ड स्ट्रेटेजीज बनाओ. और जैसे मैंने बोला स्ट्रेटेजी मतलब क्राइटेरिया 1 2 3 4 5 ऐसा एक क्राइटेरिया सेटअप करो. वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा. तो मे बी आप रियल मनी के साथ नहीं बट जस्ट मार्केट में बैठो और पहले सारे फंडामेंटल्स क्लियर करो और फिर आपको पता लगेगा कि मार्केट में क्या क्या स्ट्रेटेजीज काम करती है. देर आर पीपल एज वेल जहाँ से आप शायद स्ट्रेटेजी सीख भी सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड स्ट्रेटेजीज. देन रिस्क मैनेजमेंट, जो मैंने अभी भी बात बताई कि किसी भी ट्रेड में आपका 1% एक्सपोजर ना हो या ½% एक्सपोजर ना हो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एज वेल. तो वो रिस्क मैनेजमेंट टूल्स फॉलो करके ही मतलब FNO से पैसे कमाया जा सकता है. एंड थर्ड इज फोकसिंग ऑन द मेंटालिटी कि जब अभी आज की डेट में भी एग्जांपल मैं दूं तो आज हमें कोई ट्रेड नहीं मिला जो हमारी स्ट्रेटजीज भी हैं. तो हमें ट्रेड नहीं मिला तो इट्स नॉट कि आई जस्ट जंप इनटू द ट्रेड, मुझे आज बाय ही करना है. अगर आपका सिस्टम बोल रहा है कि आज कोई ट्रेड नहीं है या जिस सिस्टम को आप फॉलो करके जिस क्राइटेरियाज को फॉलो करके आप बाय करते हो अगर आपका वो आज क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो रहा तो ठीक है, आज नहीं कुछ करना. तो ये है कि व्हेन यू फॉलो सिस्टम तो आपका फिर वो मेंटेलिटी भी डेवलप होगा कि मुझे कब बाय करना है, कब नहीं करना है, कब वेट करना है. तो ये 3 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके सर, सो अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो एक फास्ट दिस और दैट राउंड खेलता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट सर्कमस्टांसेस, अभी जैसा मार्केट है उस हिसाब से शुड यू फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इन शॉर्ट टर्म? फंडामेंटल. ओके. एंड लार्ज कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स? आई वुड लाइक अगर थोड़ा भी आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आई वुड से स्मॉल कैप. स्मॉल कैप स्टॉक्स. यस. ओके. PSU स्टॉक्स और प्राइवेट स्टॉक्स? PSU स्टॉक्स और प्राइवेट कंपनीज. प्राइवेट कंपनीज. हाँ. Then value investing or growth investing? ग्रोथ. Growth investing. Index options or stock options? इंडेक्स. Index options. हाँ. So अनमोल सर, जो 18 अभी जस्ट होता है वो अभी अपना डीमैट अकाउंट चालू करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं. एंड बिकॉज म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs का अभी ट्रेंड चल रहा है, पीपल वांट सेफ इन्वेस्टमेंट. सो जब वो इन्वेस्टिंग चालू करते हैं म्यूचुअल फंड्स में देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स कि टैक्स सेविंग हो गया, मल्टी कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया. सो ऐसी कौन सी मिस्टेक करते हैं वो, या ऐसा क्या देखना चाहिए उनको बिफोर सिलेक्टिंग द राइट म्यूचुअल फंड? हाँ, तो अभी क्या है ना कि इस एक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो आपको कभी नहीं लेना चाहिए. मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूँ और उस कैटेगरी का नाम भी बताता हूँ. सो सी, बिकॉज आई मैनेज म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ऑफ आवर क्लाइंट्स, तो आई हैव सीन कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो मैंने ये गलती देखी थी कि वो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं. एंड थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स आर वेरी रिस्की. अगर मैं थीमेटिक म्यूचुअल फंड आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे डिफेंस का थीमेटिक फंड भी है, PSU का भी थीमेटिक फंड है, रेलवे का तो अभी नहीं आया बट ठीक है, मतलब PSU हो गया, डिफेंस हो गया. देन देर आर मेटल का भी है, हाँ सेक्टर स्पेसिफिक हो गया. कंजप्शन स्टोरी ऑफ इंडिया के ऊपर भी है फंड, टूरिज्म के ऊपर भी फंड है. सो क्या होता है कि जब ये सारे थीम्स चल रहे होते हैं ना, जैसे 6-7 महीने पहले डिफेंस का बोलबाला था, PSU बैंक्स का बोलबाला था, तो एवरीबडी थिंक कि हाँ इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ बट बहुत रिटर्न्स मिलेंगे. बट ये म्यूचुअल फंड्स आपको कभी लेने ही नहीं चाहिए. आपको मैं उसको 2-3 एग्जांपल्स से बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज थीम्स आर साइक्लिकल. ठीक है, मतलब कभी चलेंगी फिर नीचे आएंगी, कभी चलेंगी नीचे चलेंगी. एंड यू एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप उसको कभी टाइम परफेक्टली नहीं कर पाओगे इन 90% ऑफ द सिचुएशन कि मुझे कब बाय करना है, कब उसको सेल कर देना है, एग्जिट कर देना है, तो वो करना ही नहीं चाहिए. एंड बिकॉज यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस तो ये टाइमिंग उमिंग वाला इशू तो आना ही नहीं चाहिए. तो थीमेटिक फंड नहीं होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. सेकेंड रीजन कि एवरी टाइम यू नोटिस कि ये जब थीम्स चलने लग जाती हैं, व्हेन दे बिकम सो पॉपुलर अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स, तभी म्यूचुअल फंड कंपनीज भी इनके NFOs लेके आती हैं. तो इट्स लाइक कि जो चीज़ ट्रेंड में है वो प्रोडक्ट ले आए वो बेचने के लिए, बट उनका लॉन्ग टर्म मतलब वी कैन ऑल्सो शो द रिटर्न्स, तो वो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म रिटर्न्स नहीं बना के देंगे. एंड इवन सो मेनी डिफेंस थीमेटिक फंड जो आए थे अभी आज की डेट में 21% तक डाउन है. एंड थर्ड इज कि आप 30 ईयर्स का डेटा देखो यहाँ पे
तो यू विल ऑलवेज नोटिस कि थीमेटिक फंड्स हैव मोर और हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। वो निफ्टी को भी कभी बीट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देख लो लास्ट 30 ईयर्स में। तो दैट इज वाई ये गलती कभी नहीं करनी कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट म्यूचुअल फंड्स, कभी भी जो चीज़ चल रही है, कोई थीम चल रही है, तो उसके मोमेंटम में आके आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, डजेंट मेक एनी सेंस। कुछ कुछ थीम्स हैं विच आर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट उसमें भी यू नीड सम एक्सपर्ट्स एडवाइस, तो वो बेस्ट रहता है। सो सर, आजकल एज पर सेबी ने बोला है कि 93% पीपल रिटेल इन्वेस्टर्स पैसे खो देते हैं एफ एन इन्वेस्टिंग में एंड ट्रेडिंग में। Right. सो ऐसी कौन सी दो गलती है जो रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इतने लॉसेस बेयर कर रहे हैं? तो इसका दो सबसे बड़ी गलतियां जो वो करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि दे डोंट फॉलो सम स्ट्रेटेजी, मतलब वो रैंडमली एक तो बेट लेते हैं, कभी भी सिर्फ वन डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, है ना, कि जैसे हमने इलेक्शन, अगर हम इलेक्शन डे वाले की भी बात करें तो 3 जून को एवरीबडी वॉज बुलिश ऑन द मार्केट, है ना, हर कोई कॉल ऑप्शन खरीदने का सोच रहा होगा, बट दिस इज नॉट द वे हाउ मार्केट वर्क्स। सो क्या आपकी स्ट्रेटेजी अलाउ कर रही थी, और डू यू फॉलो सर्टन स्ट्रेटेजीज और सिस्टम्स जो आपको बोल रहे हैं कि आज आपको बाय मिल रहा है या सेल सिग्नल मिल रहा है? तो जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटेजीज ना हो तो नेकेड कॉल ऑप्शंस बाय या फ्यूचर्स बाय करना है, सेल करना, या फिर रेंडमली कुछ भी टिप्स के बेसिस पे बाय करना, यू विल ऑलवेज हैव लॉसेस। एंड सेकेंडली कि लोग बाय भी कर लेते हैं तो अपनी पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट के सामने एक्सपोज करके रख देते हैं। तो योर एक्सपोजर शुड लाइक टू द मार्केट शुड बी लिमिटेड। जितना आपका अगर रिस्क एपिटाइट है, तो जनरली एज अ ट्रेडर वी एडवाइस कि आपको 1% स्टॉप लॉस ही, मतलब 1% रिस्क मैनेजमेंट लेके ही चलना चाहिए। तो विच मीन्स कि स्टॉक चाहे जितना मर्जी गिर जाए तो आपको उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी बाय करनी है जहां पे आपके टोटल कैपिटल का आप सिर्फ 1% लूज करना ही अफोर्ड कर पाओ। तो ये 1% अगर आप रिस्क मैनेजमेंट लेके चलोगे, तो अगर आपको लॉसेस भी होते हैं तो एटलीस्ट दे शुड बी कंट्रोल्ड, तो आप रिकवर भी कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि मार्केट में अगर आप मार्केट को एज अ 4 क्वाड्रेंट के बेसिस पे देखोगे, तो फर्स्ट इज आइदर यू कैन मेक स्मॉल प्रॉफिट्स और यू कैन मेक बिग प्रॉफिट्स, और यू कैन मेक स्मॉल लॉसेज और यू कैन मेक बिग लॉसेज। तो आपको बाकी 3 क्वाड्रेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आप छोटा पैसा कमाओ, बड़ा पैसा कमाओ, छोटा पैसा गवाओ, ये तीनों चीज़ें चलेंगी, बट आपको इतना कैपिटल नहीं एक्सपोज कर देना कि आप बहुत पैसा बड़ा लूज कर पाओ, क्योंकि वंस यू लूज योर प्रिंसिपल कैपिटल तो उसको फिर रिकवर करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत नॉलेज शेयर की फॉर स्टूडेंट्स हु हाउ टू स्टार्ट FNO and how to not be driven by their emotions and fixing their psychology. ये सब I think बहुत important है, as you said. So thank you so much for sharing all this with us.